आज आप लोगों को मैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2026 के बोर्ड परीक्षा के लिए 12th क्लास के एग्जाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। यह चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से लिया गया है, जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखिए, इसको इग्नोर नहीं करना है, एकदम समझ लेना है। बहुत समझिए कि 100% उम्मीद बनता है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसलिए आप लोग तन मन से लगे हुए रहिए, मेरे वीडियो को देखते हुए रहिए। जो मैं देता हूं आप लोगों को उसको एकदम कंप्लीट कर ही लीजिए, उसको छोड़िए मत। देखिए क्वेश्चन को, उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। ये देखिए उत्तल लेंस है, ये सतह जो है वो इधर देख रहे हैं उभरा हुआ है, तो इसको तो देख करके ही पता चल रहा है कि उत्तल है। इसका सतह कैसा है, जहां से किरण परावर्तित होगी, परावर्तित नहीं, इसमें तो परावर्तित नहीं होता, दर्पण थोड़े है। चलिए क्या होता है, अपवर्तित होगी। तो यहां जो किरण पड़ती है, जहां से किसी बिंदु से किरण आती है इस पृष्ठ पर, सतह पर, तो यह सतह कैसा है, उभरा हुआ है ना, तो इसलिए इसको उत्तल कहेंगे। उत्तल अवतल के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, उतना बोलना अच्छी बात नहीं है, तो जो इसमें मुख्य बात है उसको लेकर चलेंगे। उत्तल अवतल क्या होता है, मेरे पीछे के वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, तो सूत्र क्या स्थापित करना है, μ2 माइनस μ1 बट्टा r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। इसी को साबित करना है। μ2 माइनस μ1 बट्टा r बराबर μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर यह जो उत्तल सतह है, तो इसका दो हिस्सा है, एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है, दो भाग है कि नहीं है। इधर का जो अपवर्तनांक है इसका μ1 है, और इधर का जो अपवर्तनांक है इसका μ2 है। दोनों का दो तरह से है, और इस पृष्ठ को, इस सतह को जो माना गया है बहुत पतला माना गया है, इसकी मोटाई को नगण्य माना गया है, मतलब कि नहीं के बराबर, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान देंगे किसके लिए, ये नियम के लिए, अपवर्तन के लिए तो देंगे ध्यान, लेकिन इसकी मोटाई पर ध्यान नहीं देना है कि यह मोटा होगा तो ज्यादा जो है किरण इधर उधर हो सकती है, ये बात पर ध्यान नहीं देना है। तो इधर μ1 है, इधर μ2 है, अपवर्तनांक 2 है। अपवर्तनांक के बारे में आप लोग पहले ही जान चुके हैं, इधर कोई दूसरा माध्यम होगा, इधर कोई दूसरा माध्यम होगा, तब ये ना ये ज्यादा है ये कम है। देखिए लिखा हुआ है μ2 ग्रेटर देन μ1, अर्थात μ1 से μ2 बड़ा है। इतनी बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए P एक बिंदु है, इसी बिंदु से किरण जो है देखिए यहाँ पर आपतित हो रही है। आपतित होने के कारण यहाँ जो ये MC एक अभिलंब है। वैसे भी केंद्र से जहां भी जो है रेखा खींचे या उसके परिधि को मिलाएंगे तो वहां अभिलंब ही होता है, लंब होता है। तो MC अभिलंब है, तो इसके साथ PA नहीं, PM एक किरण देखिए यहां तक आती है। तो यह किरण जो है PM जो है इस अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, I। कोण का नाम I हुआ, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़े हैं कि आपतित किरण के द्वारा अभिलंब पर जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसी को I से सूचित किया गया है। और यहां पर यह फिर किरण क्या हुई, जैसे इस लेंस को पार कर रही है किरण, तो यहां देखिए अपवर्तित हुई है, इसको जाना चाहिए इधर, तो इधर नहीं जाकर के इधर मुड़ गई है। मुड़ गई है कि नहीं मुड़ गई है। तो इस कारण से हम लोग जो है, ध्यान दीजिएगा, तो इस कारण से यहां भी कोण बनेगा अभिलंब के साथ मुड़ने। एक बार आने के समय जो कोण बना I, और फिर यहां से निकलने के समय जो कोण बना उस कोण को R माने हैं। इसको अपवर्तित कोण कहेंगे। कौन कौन अपवर्तित हुआ, क्योंकि किरण का अपवर्तन हुआ है, यहाँ पर मुड़ी है किरण, इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाएगा अपवर्तन होना, अपवर्तित होना। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जो सतह है, सतह का नाम क्या है, AOB। अब बीच में तो जानवे करते हैं ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आपका यहां से देख लीजिए, P से लेकर के Q तक, ठीक से ध्यान दीजिए, ये मुख्य अक्ष ही है। इसका जो है बीच में जो है ये क्या है, केंद्र है O, और ये क्या है
ये आपको आप जानते ही हैं इसको, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है यहां से यहां तक की दूरी को, इसलिए यह क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज और देख लीजिए, यहां से देख लीजिए ओ पी एम जो कोण बना है अल्फा कोण है, कोण का नाम अल्फा रखा गया है। यहां फिर ध्यान दीजिए ओ क्यू एम जो यहां कोण बना है ओ क्यू एम, यहां पर बीटा कोण है। तो सब कोण को जान गए आप। अब चलते हैं इसमें हम लोग सब कोण से अवगत हो गए। तो यहां देखिए मैं लिख भी दिया हूं, पहले लिख दिया हूं इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लिखने में भी टाइम लगेगा और उतना देर के वीडियो में जो है लोग उब जाएंगे, बात उतनी ही होगी लेकिन है क्या समय ज्यादा लगेगा। इसलिए यहां देखिए मैं जो अंकित कर दिया हूं एम पी ओ या कहिए ओ पी एम, एक ही बात होगी। एम पी ओ यह कोण कितना का है, अल्फा का। एम पी ओ, एम पी ओ अल्फा कोण है कि नहीं है, अल्फा लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें आए, फिर इस पार आइए तो एम क्यू सी, यह भी तो एक त्रिभुज है ना, एम क्यू सी। तो यह एम क्यू सी, तो यह कोण कितना का होगा, बीच में ना आ रहा है, जो कोण बीच में आता है ना एम क्यू सी, जो बीच में आता है वह उसी कोण को हम लोग मेन रूप से अंकित करते हैं। कोण को अंकित करने का तरीका है, कोण जो है किस तरह से उसका नाम उस कोण का रखेंगे तो वो बीच में आना चाहिए, एम क्यू सी कहिए या सी क्यू एम कहिए, तो कोण क्या हो गया, यहाँ बीटा हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहां पर देखिए एमसीओ भी है, कहां पर है एमसीओ, ख्याल कीजिए आप लोग, देखिए बढ़िया से एमसीओ, यह भी एक कोण है, इसका वैल्यू कितना है, आर है, इसका वैल्यू आर है। हम लोग इसका वैल्यू आर, सॉरी आर नहीं भाई, इसको हम लोग गामा मानेंगे। क्या मानेंगे, गामा। यहां मिस किया गया है, मिसिंग है, तो इसको अच्छा से हम लोग अंकित कर देते हैं, इसको हम लोग गामा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे, इसको उनको गामा लिखेंगे। आर तो ये है, ये कभी भी आर नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। अब आगे चलिए आप लोग एमसीक्यू में चलते हैं, एम सी क्यू, इस त्रिभुज में आइए। हम लोग पढ़े हैं कि जो बाह्य कोण होता है किसी त्रिभुज का, ये बाह्य कोण है कि नहीं। अब देखिए अंदर का कोण क्या सब है, आर है, बीटा है, और यहां भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को नहीं लेकर के इसके बाहरी कोण को लिया गया है। इस कोण को हम लोग देखिए क्या अंकित किया है, गामा अंकित किया है। तो ये नियम है गणित का कि बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर का जो सुदूर कोण है, सुदूर मतलब इससे दूर का कोण, यहाँ क्या आ रहा है, आर आ रहा है और बीटा आ रहा है, दोनों के योग के बराबर होगा। ये नियम है गणित का। अगर कोई बाह्य कोण है, वो बाह्य कोण है, वह पता नहीं है, उसको निकालने का तरीका है कि त्रिभुज के अंदर जो सुदूर कोण है, इससे दूर का कोण आर और बीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसी बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो गामा बराबर क्या लिखे हैं, आर प्लस बीटा लिखा हुआ है ना एमसीक्यू में, एमसीक्यू में गामा बराबर क्या लिखा है, आर प्लस बीटा, ये गामा के बराबर हो गया। अब चलिए हमको पता क्या करना, हमको मतलब है दो ठो से, आर से और आई से। तो आर बराबर जो निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, गामा माइनस बीटा करेंगे कि नहीं गामा। अरे जब आर प्लस बीटा है तो आर बराबर निकालेंगे तो बीटा इधर जाएगा, तो बीटा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस बीटा नहीं हो जाएगा। ये तो गणित का नियम है, इसको क्या समझाएंगे हम आगे। देखिए अब त्रिभुज पीएमसी में, देखिए पीएमसी कहां है, ध्यान से देखिए, पीएमसी यही बड़ा त्रिभुज है, इतना बड़ा पीएमसी ये त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में देखिए अच्छी तरह से यहां भी वही नियम लागू होगा। इसमें भी देखिए बाह्य कोण है आई, तो बाह्य कोण जो है यह सुदूर कोण के योग के बराबर होगा। तो इसके दूर का कोण कौन सब है, अल्फा है और गामा है, तो अल्फा और गामा को जोड़ देंगे तो आई के बराबर होगा। सेम वही कंडीशन है। तो देखिए अल्फा और गामा को जोड़ दिए तो आई बराबर हो गया कि नहीं। तो हम इसको एक माने, इसको दो माने हैं, एक तो एक मान लिए हैं। अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, सेमी कलर है। तो चलिए इसको क्या माने हम लोग, एक माने हैं। इसको फिर कितना माने, अच्छा हाँ, तो यहां क्या हो गया, आर तो निकल गया है, आई निकाले। देखिए अल्फा प्लस गामा,
अल्फा प्लस गामा, अभी तो बताए थे यहाँ, वही चीज को सेम लिखे हैं। अब देखिए स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उनके नियम से हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि साइन आई बट्टा साइन आर जो है अपवर्तनांक, ये क्या कहते हैं, ये नियत होता है, ये कभी भी कम बेसी नहीं होता है। साइन आई बटा साइन आर स्नेल के नियम से स्पष्ट है कि दोनों का जो अनुपात होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसी में हम लोग ये जानते हैं कि अपवर्तनांक को सूचित करता है। अपवर्तनांक को जो सूचित करता है तो यहाँ पर हम लोग पहले से दिमाग में रखे हुए हैं, इसको उतना ही देखिए दिमाग नहीं लगाना है। वैसे तो हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 इंटू साइन आर हो जाएगा, फिर μ1 साइन आई हो जाएगा। इसका फिर अनुपात करेंगे साइन आई बटे साइन आर करेंगे कैलकुलेशन के द्वारा, तो μ2 बटे μ1 आएगा। तो नहीं होता है तो याद कर लीजिए भाई, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होगा। फिर से सुन लीजिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर μ2 बटा μ1 होगा। इतना दिमाग में रखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ा वाला ऊपर जाएगा, छोटा वाला नीचे आएगा। क्लियर है? अब देखिए आई तथा आर के छोटा होने का कारण आई और आर जो मान है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। ये पहले भी हम लोग देखे थे कि अगर आई और आर बहुत छोटा होता है तो उसका क्या होता है, जितना उसका लंब होगा, जितना उसका लंब होगा लगभग वह जो है कोण के बराबर ही हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, साइन आई बटे जो साइन आर है, तो साइन आई को हम लोग आई भी लिख सकते हैं और साइन आर को आर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात कोण और इसका जो है साइन आर दोनों बराबर ही होगा जब छोटा रहता है, तब पहले हम बताए हुए थे क्यों बराबर होता है। अब देखिए अब इसमें क्या होता है, आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब वैल्यू क्या बैठाएंगे, देखिए तो साइन आई बटे साइन आर था ना, अब हम लिख देते हैं, हम तो पहले बोल दिए हैं कि साइन आई आई के बराबर है और साइन आर आर के बराबर है। यह कब होता है, जब आई और आर बहुत छोटा होता है, तब हम साइन आई के बदला में आई लिख सकते हैं, साइन आर के बदला में आर लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको पहले मैं बताया था। अगर इस पे हम इसके डिस्कशन में चलेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो साइन आई बटे साइन आर है, तो साइन हम तो लिखे हैं साइन आई बराबर आई, तो आई लिख देते हैं। यहाँ जो साइन आई था तब साइन आई नहीं लिख करके आई लिख रहे हैं, और साइन आर है तो आर लिख रहे हैं। μ2 बटा μ1 है तो μ2 बटा μ1 लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम बात है। कारण ऊपर में हम इसका चर्चा कर दिए हैं। अब देखिए आई तथा आर का मान रखने पड़ता। आई का आपका मान कितना है, यहाँ कहाँ है भाई, आई का मान देखिए अल्फा प्लस गामा है कि नहीं, आर का मान कितना है, गामा माइनस बीटा है। तो इसी मान को बैठा दीजिए, जहां आई है ना, आई के जगह पर लिख दीजिए आप, आई के जगह पर कितना होगा अल्फा प्लस गामा, तो लिख दिया अल्फा प्लस गामा। और देखिए नीचे में क्या है आर है, तो आर की जगह पर क्या डालेंगे, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा हो गया। अब तो μ2 बटे μ1 तो पहले से है, आई और आर के जगह पर इस वैल्यू को डाल दिए, μ2 बटे μ1 है। अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें तो देखिए कौन उपाय है, उपाय है अब कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। जब अंतिम पोजीशन पे आ गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात कोना कोनी गुना कर लेंगे। नहीं समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कोना कोनी गुना तो समझते हैं ना, कीजिए कोना कोनी। μ1 को गुना कीजिए अल्फा से तो μ1 अल्फा हो जाएगा, फिर μ1 को कीजिए गामा से तो μ1 गामा हो गया। आगे चलिए फिर μ2 को भी तो करेंगे, μ2 गुना गामा कीजिए तो μ2 गामा हो जाता है, फिर μ2 गुना बीटा कीजिए तो μ2 बीटा हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब गामा वाला जितना व्यंजक है ना सबको एक जगह कर लीजिए। तो गामा वाला कौन व्यंजक है, देखिए बढ़िया से ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए यह भी गामा वाला है, यह भी गामा वाला है। तो और अल्फा बीटा वाला जो है उसको एक जगह कर लीजिए, अल्फा बीटा। अल्फा अल्फा कौन कौन है, अल्फा कोण ये हो गया, बीटा कोण आपका ये है। अल्फा कोण जो है ये आपतन आपतित किरण के द्वारा बनाया है मुख अक्ष के साथ, और ये जो किरण है बीटा सॉरी ये बीटा कोण जो है यह क्या है, अपवर्तित किरण के द्वारा अक्ष के साथ बना हुआ कोण है। तो मेन वैल्यू यही दोनों अल्फा और बीटा का है। तो चलिए अल्फा और बीटा को देखिए, अल्फा बीटा, तो कहां है अल्फा और बीटा, तो गामा वाला देखिए सब एक जगह आ गया है। μ2 गामा था तो μ2 गामा लिख दिए, इधर भी μ1 गामा है तो μ1 गामा इधर ले, बराबर किस पर लाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा ना। इसको क्या समझाएंगे, तो गणित आप लोग पहले से पढ़े हैं फिर भी कमजोर है तो समझ लीजिए। आगे देखिए, अब यहां देखिए μ1 अल्फा पहले से है, यहाँ पर लाना क्या है μ2 बीटा को, तो यहाँ पर प्लस है तो उधर क्या हो गया माइनस हो गया।
अब क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए गामा गामा दोनों जगह है, तो गामा है तो कॉमन नहीं लेंगे, तो गामा गामा कॉमन आ गया। अब कॉमन आ गया, दोनों जब दोनों बगल सेम चीज रहे दोनों व्यंजक में, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये तो पहले से पढ़े हैं कि इसको कॉमन लिया जा सकता है। गामा को बाहर ले लिए तो बचा क्या, μ2 और माइनस μ1। अब कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा को रेडियन में व्यक्त किया जाए, देखिए कोण को हम लोग डिग्री में भी रेडियन में भी व्यक्त करते हैं, तो रेडियन में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में व्यक्त करने के लिए वहां उसमें जो है लंब और आधार, उस दोनों को मेन देखा जाता है। किसको देखा जाता है, लंब और आधार को। तो लंब बटा आधार कर रहे हैं, लंब बटा आधार। अल्फा है तो अल्फा, इसको देख लीजिए पहले, अल्फा जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जाने दीजिए उसको। देखिए अब देखिए अल्फा, जब हम अल्फा की बात करेंगे, ये त्रिभुज हो गया PMO, और PMC त्रिभुज है। यहां देखिए OM बटा OP लिखा हुआ। कहेगा सर जी OM कहां है, ये तो भाई ये तो कर्व है, मुड़ा हुआ है, तो कैसे OM हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले कल्पना किए थे एक बार, कहेगा कौन बार, उसी जमाना में, उस जमाना में, चलिए मजाक हो गया। हाँ, तो OM जो है, अगर समझिए एक कल्पना करते हैं कि यहां तो M है, तो इसको जो हम सीधा करेंगे, उसको जो सीधा करेंगे तो इस सीधा आ जाएगा, इस सीधा आ जाएगा कि नहीं, यहां आ जाएगा। अगर M है यहां हो, छोटे द्वारा का हो, तो तब देखिए तो कहां आ जाएगा, यहां आएगा कि नहीं, नजदीक आ रहा है ना M, ये लाइन जो है और छोटा हो जाएगा तब कहां जाएगा, तब देखिए तो OM सट जाएगा ना। दर्पण इतने ठोका है मान लीजिए, तो तब M जो यहां रहेगा तो ये O में कोई फर्क रहेगा, OA के पास आ जाएगा नीचे वाला हिस्सा। तो इसलिए जो है जब छोटे द्वारक का दर्पण होगा तो OM, अर्थात कहने का अर्थ है यहां पर M हो जाएगा, तो OM लंब हो जाएगा, तब OM क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक लंब हो जाएगा, तब आई कोण यहां बनेगा ना, आई कोण यहां बन जाएगा। तो OM जो है समझिए, तो यहां अल्फा कोण हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं भाई, यहां पर जब अल्फा कोण हुआ तो तब लंब क्या हो जाएगा, OM हो गया कि नहीं, OM सर। अब बताइए OM इसका निचला आधार सट जाएगा कि नहीं सट जाएगा, और सटे नहीं सटे बहुत कम दूरी रहेगी, तो उतना दूरी का कोई वैल्यू नहीं है, इतना दूरी का यह जो लाइन है और यह जो O वाला लाइन है, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा छोटे द्वारक के दर्पण में। इसलिए हम लोग अल्फा बराबर लिख सकते हैं लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, OM हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, ना हो जाएगा। छोटे द्वारक के दर्पण के लिए बात किए हैं। और यहाँ जो M है तब तो बड़ी दूर हो जाएगा, तब O कैसे लिख सकते हैं, तब OP नहीं लिखेंगे, तब तो यहाँ जो चीज हम लिखेंगे L है, मान लीजिए L माने हैं तो LP लिखना होगा, गलत हो जाएगा, कारण हमको M से संबंध जोड़ना है, O से संबंध जोड़ना है, इसलिए छोटे द्वारक का कल्पना करेंगे, बड़े से काम नहीं चलेगा। अब देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, नहीं तो बड़ी जो है माथा फंस जाएगा इसी में। क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा एक चीज गड़बड़ा गया है, μ2 बड़ा है किससे, μ1 से, हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए इतनी बात तो हो गई, अब रेडियन के रूप में जो लिखेंगे तो कैसे रेडियन के रूप में लिखेंगे, μ1 है तो μ1 रहने देंगे। अल्फा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब तो आपका OM हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। अल्फा के सामने लंब OM होगा कि नहीं होगा, ये OP हो जाएगा ना, बटा OP लिख दिए। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं, μ2 है μ2 लिखेंगे। अब μ2 जो है यहाँ पर क्या है, बीटा ना है जी, तो बीटा बराबर देखते हैं यहाँ पर बीटा है कि नहीं है बीटा, तो बीटा है तो क्या लिखेंगे, OM बटा क्या लिखेंगे, OM बटा OQ। अब उसी तरह की बात इसमें भी होगी, यानी कि यहाँ के M का ना हम छोटे यहाँ M का कल्पना करेंगे तो क्या होगा, ये सटियन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक OQ ले लेंगे, कारण है नीचे का आधार जो है यहाँ पर, इसका ये केंद्र जो है यहाँ पर सट जाएगा प्रकाशीय केंद्र के पास, तो सट जाएगा तो हम आराम से OQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OQ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, OM लंब हो जाएगा, तो OM लंब मान लिए, ऐसे करेंगे तो नहीं हो जाएगा, यहाँ बीटा हो जाएगा ना,
बीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार, तो ओ एम बटा ओ क्यू, ओ एम बटा ओ क्यू हो जाएगा। चलिए ओ एम बटा ओ क्यू हो जाएगा। अब बराबर करते हैं, अब बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो म्यू टू माइनस म्यू वन लिखेंगे ना। अब गामा में चलिए तो क्या होता है, गामा में क्या हो जाएगा, इस सामने वाला तो गामा यही यही है गामा, बढ़िया से अंकित कर देते हैं गामा को। ये गामा है, तो गामा है तो इसके सामने ये लंब होगा कि नहीं, ओ एम ये भी लंब हो जाएगा, और यहाँ ओ सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो लंब बटे आधार लिख दिए। ओ एम लंब हो गया, अब बट्टा ओ सी कर दिए, हो गया, क्लियर है। चूंकि अब चलिए इतनी बात को समझ गए, रेडियन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को लिया जाता है, रेडियन हो गया, कोण को रेडियन के रूप में व्यक्त कर दिए। अब जो ये बीटा था, अल्फा था, गामा था, वो नहीं रख करके ओ एम बटे ओपी हो गया यहाँ अल्फा के जगह पर, अब बीटा के जगह पर क्या हो गया, देखिए ओ एम बटा ओ क्यू, और ये गामा जो था, गामा की जगह पर क्या हो गया, ओ एम बटा ओ सी। कहेंगे सर जी इधर ना है, आप इधर क्यों, अरे गुना में क्या फर्क पड़ता है, इधर लिखो कि या यहाँ लिखो, ओ एम बटे ओ सी, बात बराबर ही होगा। अब चलिए एक बार हमको तो यहाँ पर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बैठाना है। देखिए तो कहां पहुंचना है, हमको देखना भी है कहां पहुंचना है। अब हमको सहरसा पहुंचना है, तो हम लोग उल्टा इधर पूरब कटिहार की तरफ नहीं चल रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर बराबर म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटे यू। अब हमको आर भी यू चाहिए, तो इसमें भी तो आर भी यू लाना पड़ेगा। ओपी, अब समझिए ओपी जो है तो कहां है ओपी भाई, है यहाँ ओ से लेके पी। अब देखिए इधर आपका तो बिंदु जो है एक तरह से वस्तु यहाँ यहीं पर है वस्तु, इसी का ना प्रतिबिंब है यहाँ क्यू पर बना है, तो यहाँ से ओ से दूरी तो मापा जाएगा यही ध्रुव से, प्रकाशीय केंद्र से, इसको प्रकाशीय केंद्र कहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेंस से लेकर के यहाँ वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं ना जी। तो किरण इधर आ रही है, माप रहे हैं हम उधर, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ देखिए ओ से लेकर के क्यू यहाँ पर प्रतिबिंब है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, प्लस होगा। क्यों, किरण इधर जा रही है, हम दूरी भी माप रहे हैं उधर ही, तो प्लस भी होगा। देखिए तीर का निशान है ना, किरण इधर आने का, हम यहाँ से उधर माप रहे हैं तो प्लस होगा, जिधर किरण जा रही है उधर माप रहे हैं, प्लस भी। अब देखिए प्लस भी, अब ओ सी क्या होगा, ओ से लेके सी, किरण इधर जा रही है, हम भी इधर माप रहे हैं, तो यहां से यहीं तक की दूरी को ना आर कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। अब भी क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी भी हो गया। और यू क्या हो गया, यू आपका है यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है यही यू है। क्लियर है, अच्छा दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब बताइए, अब इसी वैल्यू को ओपी के जगह पर हम माइनस यू लिखेंगे, ओ क्यू के जगह पर प्लस भी लिखेंगे, ओ सी के जगह पर प्लस आर लिखेंगे, यह भी तो प्लस एम होगा। अच्छा डाल देते हैं प्लस, वैसे डालें या डालें समझ जाइए। अब चलिए यहां बैठाते हैं म्यू वन। अच्छा अब कहेंगे सर जी ओ एम कहां चल गया सर जी, ये भी बात कहेंगे। अच्छा देखिए ओ एम दोनों जगह है कि नहीं है, तो जब दोनों जगह ओ एम है भाई, तो ओ एम कॉमन आएगा ना, यहाँ ओ एम क्या आ जाएगा, यहाँ ओ एम जो है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या बताइए, तो जब कॉमन आ गया तो यहाँ एक बट्टा ओपी बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, अच्छा म्यू वन तो पहले से है ही, तो म्यू वन तो रहेगा ही, म्यू वन रहेगा। चलिए हम अच्छा लिखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं कहिएगा सर जी क्या गड़बड़ हो गया, कुछ दिमाग में घुसा नहीं। अच्छा लिख देते हैं, इसको भी समझ जाइए। सुनिए यहाँ जो भाई ओ एम है, यहाँ भी ओ एम है, तो ओ एम को हम बाहर करेंगे कि नहीं, ओ एम कॉमन ले लेते हैं। चलिए ओ एम को हम कॉमन ले लिए, तो ओ एम को कॉमन ले लिए, तो अब बचा क्या, बचा आपका म्यू वन बच गया है, म्यू वन। उसके बाद वन बट्टा क्या करें, ऊपर में कुछ नहीं, ओ एम बाहर निकल गया तो एक ना बचा, वन बट्टा ओपी हो जाएगा, ओपी हो गया। अब फिर प्लस क्या करें यहाँ बताइए, तो प्लस तो यहाँ पर म्यू
इसको बंद कर दीजिए, μ2 हो जाएगा, μ2 फिर इधर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 के नीचा में क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे। अच्छा है इधर क्या है, इधर तो अच्छा यहाँ पर बराबर में नहीं जगह है, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं μ2 माइनस μ1 साथ में OM बट्टा अच्छा OM से हमको मतलब है, फालतू बात से मतलब नहीं है। तो देखिए OM दोनों बगल बाहर निकला हुआ है ना, देखिए तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है ना, छोड़िए इतने तो समझ लीजिए, छोड़िए। अच्छा OM देखिए बाहर निकल गया है ना, इसमें से ना OM बाहर निकाले, यहाँ तो OM जब बाहर निकल गया तो इधर भी तो OM है बाबू, तो बराबर के इस पार OM, दोनों OM में से एक, दोनों OM में से OM कॉमन आ गया, बाहर हो गया, तो बाहर हो गया तो इधर का OM, इधर का OM, इस पार का OM और इस पार का OM कट जाएगा कि ना, तो OM बचेगा, यहाँ OM नहीं बचेगा, तब यहाँ OM नहीं बचेगा, नीचे में खाली OP बचेगा, ऊपर में 1 बच जाएगा। ये दोनों OM जो है तो दोनों AM बाहर हो गया तो OM कॉमन हो गया, और यहाँ भी OM है तो दोनों पार यदि OM है तो OM कट न जाएगा, जब OM कट गया तो OM का कहानी खत्म हो गया। तो बचा क्या, यहाँ 1/OP बचा, यहाँ भी 1/OQ बचा, यहाँ भी 1/OC बचा। अब चलिए तो OP के बदला में हम μ1, अब यहाँ पर μ1 जो है तो यहाँ पर तो 1 था, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, क्योंकि OM कट गया है। तो जब कट गया है तो μ1 गुना 1 करेंगे तो μ1 हो जाएगा। नीचे में OP के बदला में क्या लिखेंगे, देखिए तो -u लिखेंगे। यहाँ पर U2 है, यहाँ पर तो 1 हो गया, OM कट गया है, तो μ2 गुना 1 करेंगे तो μ2 हो जाएगा। नीचा में OQ, O से लेकर के Q तक की दूरी कितना है, +b है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +b लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे तो समझिए प्लस से है। अब यहाँ देखिए μ2 माइनस μ1 है, यहाँ तो 1 बचा है, यहाँ का भी OM कट गया, दोनों बगल का OM कट गया है, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1, 1 से गुना करेंगे तो μ2 माइनस μ1 हो जाएगा। नीचा में OC कितना है, देखिए तो O से लेके C तक, की दूरी +r है, तो +r लिख दिए। बताइए इतना सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, सिद्ध हो गया ना। μ2 माइनस μ1 बट्टा r बराबर, यहाँ पर हमको है ना μ2 माइनस μ1 है कि नहीं है, देखिए μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 है, यहाँ भी जो क्वेश्चन में था, बट्टा r है तो r आ गया है ना हमको, यहाँ μ2 माइनस v माइनस μ2 बट्टा u, तो यहाँ देखिए μ2 बट्टा v है ना, यहाँ पर माइनस है ना, μ2 बट्टा u है ना। बताइए सेम प्रूफ हो गया कि नहीं होगा, कहिए सर जी उल्टा है तो क्या हो गया, अरे 4 बराबर हम लोग 4 इधर लिखे हैं कि उधर लिखें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए उल्टा ही देंगे तो क्या होगा, जब यह इसके बराबर है तो यह भी उसके बराबर है, तो लीजिए इसको क्लियर करके लिख देते हैं, जैसा क्वेश्चन था वैसा बना देते हैं, यही बगल में लिख दीजिए μ2 माइनस μ1 μ2 माइनस μ1 बट्टा r इक्वल टू μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा μ। सेम चीज हो गया ना, μ2 माइनस μ1 बट्टा r, μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u। देखिए सेम आ रहा है ना, μ2 माइनस μ1 बट्टा r, तो μ2 माइनस μ1 बट्टा r, μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u, सेम आ गया कि ना। यही कहा था सिद्ध करने, इसने को स्थापित करने का, इसने को तैयार कीजिए। कहने का अर्थ हो गया कि μ2 माइनस μ1 में अगर r से भाग देंगे तो हमको μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा u का मान आ जाएगा, यही कहने का अर्थ हुआ। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा, फिर से इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। इसको लेकिन कंप्लीट कर लीजिए।